41 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इन्हें मिलान करना है। तो नीचे देखिए, प्रश्न देखने में ही समझ में आता है कि यह योग दर्शन का प्रश्न है। योग सूत्र माने योग दर्शन से यह प्रश्न पूछा गया है। तो अब इसमें दोस्तों देखना है कि कौन सी चीज कहां से मिलती है। तो अगर किसी बच्चे ने योग सूत्र को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बारीकी से नहीं पढ़ा, तो वह इस प्रश्न को हल करने में असमर्थ रहेगा। अगर इस प्रश्न को हल करना है तो इसकी थोड़ी सी बारीकियां आपको देखनी होगी। जैसे अगर देखें क्लेश और कर्म, इनमें से किसी चीज के लिए मिलते होंगे किसी न किसी रूप में। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रश्न है कहां से है, दूसरे अध्याय में यह मिलता जुलता है। कहां से? 12वां जो सूत्र है वहां से मिलता जुलता है। क्लेश मूल है कर्म आशयो, कर्म आशयो, यह आशय जो वर्ड है, आशय किसको डिनोट करता है? आशय डिनोट करता है वासनाओं को। कि क्लेश मूल है कर्म आशयो, कि कर्म जो है उनका जो मूल है कौन है? वो क्लेश है। माने वासनाओं का जो हेतु है, वासनाओं का जो कारण है, मैंने बताया कि वासना, आशय माने वासना, वासनाओं का जो हेतु है वह किसे कहा गया है? क्लेशों को बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वासनाओं का फल, कारण ये है क्लेश वासनाओं का, तो वासनाओं का फल क्या मिलता है? नेक्स्ट उत्तर में ये बताते हैं, जन्म, आयु और भोग। एक्चुअल सूत्र अगर हम देखें तो दूसरे अध्याय का 13 नंबर देखें, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग, जाति, आयु और भोग। जाति माने जन्म, तो आयु और भोग, ये तीनों चीजें बताई गई हैं वासना के फल के स्वरूप पे। तो इस प्रकार ए का 2 हो जहां पर हमारा उत्तर, वही ठीक होगा। तो माने मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि हमारा जो उत्तर है वो यहां से आएगा, इस जगह से। बट इसमें बाकी की चीजें भी आपको जाननी चाहिए। वासनाओं का आश्रय स्थल किसे कहा गया है? वासनाओं का आश्रय कहा गया है चित्त को। माने वासनाएं कहां निवास करती है? वासनाएं सभी की सभी चित्त में निवास करती है। और वासनाएं सहारा किसका लेती है? माने आलंबन किसका होता है वासनाओं को? वासनाएं आलंबन होते हैं इनके विषय। माने विषय जितने प्रगाढ़ आपके सामने प्रकट होंगे, वैसी वैसी वासनाएं ही पैदा होती है। सामने अगर गुलाब जामुन है किसी के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आलंबन जो है, चित्त जो है, उसमें वासना गुलाब जामुन के प्रति ही जगेगी, न कि जलेबी के प्रति, क्योंकि जलेबी तो वहां पर है ही नहीं। तो गुलाब जामुन के प्रति ही उसकी रहेगी। माने जैसा विषय होगा वैसा ही वासनाओं का स्ट्रक्चर आलंबन रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें, ये भी हमें मिलान करना पूछा गया है। अगर यहां पर हम बात करें 42 नंबर प्रश्न की, तो यहां पर देखिएगा, इधर षटक्रियाएं दी गई है कुछ और उनके पार्ट दिए गए, इधर उनसे रिलेटेड ऑर्गन या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई बेनिफिट दिया गया है। तो हृदय धोती दिया गया है। तो हृदय धोती किस चीज से संबंधित है? अगर इधर सूची 1 में बात करें तो हृदय धोती है आपकी, 3 धोती होती है हृदय धोती में, दंड, वमन, वाससा। ये आपने सुना होगा, दंड, वमन और वाससा, ये 3 धोती है। वाससा का अर्थ होता है वस्त्र धोती, माने वस्त्र धोती से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। तो वस्त्र धोती जो है, बी का जहां पर 1 हो वही उत्तर होगा। तो बी का 1 केवल इस प्रश्न में है। अगर आप एग्जाम में बैठे तो केवल इतना करके आगे बढ़ सकते हैं, आप उत्तर अपना ठीक हो जाएगा, बाकी के मिलान करने की जरूरत नहीं है। परंतु क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, समझनी है चीजों को, अभी हम समझ रहे हैं चीजों को। तो आगे अगर देखें, ए जो है वारीसार धोती, वारीसार माने संक प्रक्षालन जिसको बोलते हैं हम, पानी से आंत की सफाई करते हैं। तो वो किसकी संबंधित है? इधर जठराग्नि, बड़ी आंत, वो अंतर धोती से संबंधित है। एग्जैक्टली अगर बेस्ट ऑप्शन चुने तो, हालांकि बड़ी आंत में भी पानी जाता है, परंतु अंतर धोती का एक पार्ट है वारीसार। अंतर धोती के कितने प्रकार है वो हमें जान लेने हैं। वातसार, दूसरा वारीसार, तीसरा वहनीसार, वहनीसार का मतलब है अग्निसार, और चौथा जो है बहिष्कृत। ये 4 प्रकार है। तो आपका वारीसार धोती आपसे पूछा गया तो ए का 4 हो जाएगा। और अगर बात की जाए कि जठराग्नि जो है वह किससे संबंधित है? माने जठराग्नि जो है नौली का एक फल बताया गया कि नौली के अभ्यास से जठराग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। और बस्ती है, बस्ती प्रदेश वर्ड यूज किया जाता है, माने बस्ती का एरिया है आपके शरीर में, वह नाभि के नीचे वाला जो एरिया है उसको बस्ती प्रदेश कहते हैं। माने जो बड़ी आंत का रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? बस्ती प्रदेश बोलते हैं, बड़ी आंत का। तो डी आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर जो है, मैंने बताया था शुरुआत में कि 4th ऑप्शन होगा, तो वही आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 43 नंबर प्रश्न, स्वादिष्ठान चक्र कहां से संबंधित है? आप लोगों को पता होगा कि सबसे नीचे अगर देखें तो आपका मूलाधार चक्र होता है, उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है जो लिंग प्रदेश से, जननांगों से संबंधित होता है। तो माने ये जननांगों का मूल प्रदेश हो जाता है।
स्वादिष्टान, ए का 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम करेक्ट नहीं कर सकते इस प्रश्न को, क्यों? क्योंकि ए का 5 में है। मणिपुर चक्कर की बात करें, नेक्स्ट चक्कर जो है हमारा मणिपुर चक्कर, इसकी अगर बात करें तो मणिपुर चक्कर हमेशा ही नाभि प्रदेश से संबंधित रहता है, नाभि से। बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 भी क्योंकि 2 में है तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। आगे अगर देखिए दूसरे चक्रों की बात करें तो विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र की बात करें तो ये हमेशा कंठ से संबंधित रहता है। तो सी का 2 कहीं है, तो सी का 2 भी 2 में है, ये भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आगे अगर देखें अनाहत चक्र, अनाहत चक्र की बात करें तो अनाहत हमेशा किसको बोलते हैं? अनाहत, जो कभी आहत न हो। आहत का अर्थ रुकना, अनाहत माने जो कभी रुके न। तो डी का क्या अर्थ होना चाहिए? हृदय होना चाहिए, माने जो जीवन पर्यंत, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के आखिरी सांस तक हृदय जो है हमारा बिना रुके काम करता रहता है, माने डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 दोस्तों अगर हम यहाँ देखेंगे ध्यान से तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, इसके भी यहाँ पर हमारी होना चाहिए। तो इस हिसाब पर अगर हम मिलान करेंगे तो क्या ए का 5 है? हाँ जी, ए का 5 बिल्कुल है। बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 भी है। सी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो सी का 2 भी है। और डी का जो है 1 है, बिल्कुल है। और ई जो है इसका ई का क्या होना चाहिए? ई का 3 होना चाहिए, तो बैठता है। ई का आज्ञा चक्र जो होता है हमारे भ्रूमध्य में होता है, बिल्कुल होता है। तो माने ये जो प्रश्न का उत्तर हमने ढूंढा वो बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से आप मिलान भी कर सकते हैं एग्जाम में, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर प्रश्न। इसमें अगर हम ध्यान दें, सूची दी गई है 1 और 2। ऑप्शन पर अगर हम ध्यान देंगे तो ऑप्शन में हमें या तो ए का संबंध तीसरे ऑप्शन से बैठेगा या फिर पहले ऑप्शन से बैठेगा। तो बताइए कौन से करेक्ट है? तो मधुर रस जो होते हैं इनके बारे में पहले मैं बात करता हूं, षड्रस के बारे में। षड्रस आपको पता होगा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं। इन 6 रस के बारे में दोस्तों पता होगा, पहले जो 3 रस हैं वो वर्धक होते हैं, माने कफ को इंक्रीज करते हैं, और अंतिम जो 3 रस होते हैं वो कफ को घटाते हैं। ये भी ध्यान रखें, कफ को घटाते हैं। क्लियर? और अगर इसके बारे में कुछ बेसिक बात करें तो पहले जो 3 रस होते हैं वो हमेशा वात को घटाते हैं, और अंतिम जो 3 रस होते हैं वो हमेशा वात को बढ़ाते हैं। ये आप मोटे तौर पर याद रखेंगे। बची हुई है पित्त की बात, तो पित्त की बात के लिए भी आपको मैं इसका समझाऊंगा आपको अच्छे से फॉर्मूला। तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न हमारा इतने से हल हो सकता है। देखें, वात से हमेशा मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों रस वाले भोजन वात रोगी को देने चाहिए ताकि वात घट जाए आपकी। तो मधुर रस वात को घटाएगा? हाँ जी, बिल्कुल घटाता है वात को। और पित्त को क्या घटाता है? यहां पर हमारा कंफ्यूजन है। तो इसमें अगर बात की जाए आपको समझाने के दृष्टिकोण से, तो इसमें अम्ल, कटु और लवण, ये तीनों जो हैं ये तीनों के तीनों पित्त वर्धक होते हैं। ये ध्यान देंगे हम, पित्त वर्धक, इसको अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, पित्त वर्धक है। अगर ये तीनों पित्त वर्धक है तो माने बाकी के तीनों घटाने वाले होंगे, माने मधुर, तिक्त और कसाय जो है ये घटाते हैं, और अम्ल, लवण और कटु बढ़ाते हैं पित्त को। तो ये क्लियर होगी बात। तो अब यहां पर देखेंगे दोस्तों कि मधुर रस जो है हमें क्लियर समझ में आ गई कि मधुर बढ़ाता नहीं है, इसका मतलब पित्त को घटाता है। तो मधुर रस जो है वात को घटाता है और पित्त को भी घटाता है। तो माने ये ए किससे मेल खाएगा? ये खाएगा 3 से। वीडियो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आई हो तो दोस्तों इसको वापस करके आप देखेंगे, रिकैप लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसको पीछे कर लेंगे फिर देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 6 रस से प्रश्न हर बार आता है और सबसे इजी प्रश्न होता है ये, अगर कोई देखे ध्यान से इसको तो सबसे इजी प्रश्न। तो वात और पित्त दोनों को घटाता है मधुर रस। बात करते हैं अम्ल रस की। अम्ल रस बी जो है वो क्या क्या कर सकता है? अम्ल रस क्या करता है? पित्त को बढ़ाता है। तो बढ़ाने वाली तो बात ही नहीं की, घटाएगा किसको कहते? पित्त जो है, अम्ल रस जो है वो किसको क्या कर सकता है? अम्ल रस क्या कर सकता है? पित्त को बढ़ाता है, वात को घटाता है, वात को घटाता है। अम्ल रस वात को घटाता है, बिल्कुल घटाता है वात को। तो अम्ल रस जो है वात को बिल्कुल घटाता है। बी का हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर 1 हो जाएगा ऑप्शन। तो ये भी हमारी बात सही हुई। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें कि कटु रस है, कटु रस क्या करता है? बढ़ाता है। तो घटाता किसको है? घटाता है कफ को। कटु रस जो है कफ को घटाता है। तो क्या वो पित्त को भी घटाता है? साथ में ऑप्शन दिया गया, पित्त को तो कभी नहीं घटा सकता कटु, क्योंकि पित्त को तो बढ़ा रहा है। तो कटु जो है कफ को घटाता है केवल। और आगे अगर हम बात करें कषाय रस की, तो कषाय की अगर हम यहां पर देखें, कषाय रस जो है कफ को घटा रहा है, बिल्कुल घटाता है। और साथ में किसको घटाता है? पित्त को बढ़ाता नहीं, इट मींस पित्त को भी घटाता है। तो कषाय रस जो है
पित्त और कफ दोनों को घटाता है दोस्तों। इस प्रकार अगर हम आंसर देखें इस प्रश्न का, तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 केवल और केवल इसी ऑप्शन में है और कहीं पर नहीं है। और ए का 3 बिल्कुल बैठता है, सी का 4 बैठता है, डी का 2 बिल्कुल बैठता है। तो माने हमारा ऑप्शन 2 इस प्रश्न के अनुसार ठीक हो जाएगा। इस ट्रिक को दोस्तों आसानी से समझ लेंगे आप, एक दो बार रिकैप ले लेंगे वीडियो का, समझ में आ जाएगी, कभी भी भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में हमेशा यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ये आसन है और इधर उनसे जुड़े हुए तरीके हैं कि कैसे होते हैं। अगर हम बात करें पवन मुक्त आसन की, तो पवन मुक्त आसन किस प्रकार होता है। पीठ के बल लेट करके होता है दोस्तों, ये हमें पता है। पेट के बल लेट कर नहीं होता, पीठ ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 2 में है। भुजंग आसन की अगर हम बात करें तो हमें पता है पेट के बल लेट करके होता है हमेशा ही, बिल्कुल। सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 भी 2 जगहों पर है, ये भी कंफ्यूजन वाला है। पश्चिमोत्तानासन की बात की जाए तो पश्चिमोत्तानासन खड़े होकर होगा या बैठ करके, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे, तो बैठ करके होता है हमेशा पश्चिमोत्तानासन। हमारा बी का जो होता है 2 ऑप्शन होना चाहिए, तो बी का 2 भी कई जगहों पर है। कटी चक्रासन की बात की जाए तो कटी चक्रासन डी जो है 3, माने डी जो है तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहां पर हर जगह हमारे लिए कंफ्यूजन है, किसी का भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इसके लिए अगर हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ट्रिक करना लेते होते हैं हमेशा ही। ए का किसके साथ मिला, 4 के साथ, इसके आगे 4 लिख दीजिए। पश्चिमोत्तानासन 2 मिल गया इसका, बी का 2 के साथ। और सी का किसके साथ मिला, मेल 1 के साथ मिला, और डी का 3 के साथ में। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो दोस्तों पैराग्राफ जो हमेशा पेपर में आता है वहां से प्रश्न आया, जो सबसे पार्ट होता है। मैंने यहाँ वीडियो में पहला दिखा दिया है, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में पूरा ये पढ़ करके फिर उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, आयाम का अर्थ क्या है। आयाम का अर्थ अगर देखा जाए यहाँ पैराग्राफ के अनुसार, तो यहाँ पर खिंचाव बताया गया है, विस्तार अथवा नियमन। यहाँ पर अगर देखें तो नियमन केवल अकेला हमें उत्तर में मिलता है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है। अगर पैराग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो पैराग्राफ में लिखा है कि प्राणायाम की सलाह जो है हमेशा आसन सिद्धि के पश्चात करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट अगर देखें प्राणायाम चतुर्थ प्रकार क्या कहलाता है, तो पैराग्राफ के दृष्टिकोण से अगर आप देखना चाहते हैं तो रिकैप कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं वीडियो को, और फिर वहां से पैराग्राफ से आपको उत्तर छांटने होते हैं इसमें। तो उसके बिहार पर अगर कहें तो चतुर्थ प्रकार जो है प्राणायाम का निर्बीज कहलाता है। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। पैराग्राफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्राणायाम जो है धारणा का प्रवेश द्वार कहा गया है। तो एक बात दोस्तों यहाँ ध्यान रखनी होती है आपको कि हर एक चीज आप अपने दिमाग से नहीं खोजते, केवल और केवल पैराग्राफ में जो चीज दी गई है उसी के बिहार पर आपको उत्तर यहाँ छांटने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखें हम 50 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, उसकी अगर बात करें तो अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम जो है चतुर्थ चरण है, तो यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से भी इसमें चतुर्थ चरण जो है तो कहा गया। तो अगर ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में चतुर्थ चरण है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन में टिक करते समय कई बार क्या होता है, बच्चा चतुर्थ चरण पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 को ही टिक कर देता है, जबकि उसको आता है प्रश्न। तो यहाँ पर विवेक से आपको उत्तर टिक करना है कि ऑप्शन नंबर 3 जो प्राणायाम है वह कौन सा चरण है, चौथा अंग बताया गया अष्टांग योग का। तो इस प्रकार दोस्तों आपका 2017 से नवंबर में जो पेपर आया था पेपर 2, क्योंकि उस टाइम पेपर 3 होते थे, पेपर 2 कंप्लीट हुआ है। आप इसके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसको अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रश्न जो पहले पूर्व के पेपर में आते हैं वही सेम इन फ्यूचर आ जाते हैं, तो आप इसको आराम से समझेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई अगर प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितनी जल्दी हो उसके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे, इनमें से जहां चाहें जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें जब चाहें 24 घंटे कभी भी
इनको एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।